अमरीका और ईरान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल और तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मखसूस रास्तों के ईरानी दावों ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और इस तनाज़े ने जंगबंदी के मुस्तकिल खात्मे के खतरात में भी इजाफा कर दिया है। ईरान का दावा है कि आबना हुर्मुज़ पर सिर्फ उसका कंट्रोल है और अगले 30 रोज तक ये आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर ईरान की निगरानी में ही रहेगी, जबकि अमरीका का इसरार है कि इसे आबना हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं और आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त में रुकावटें खड़ी करना मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। फरीकैन के दरमियान इसी इल्जाम तराशी के साए में पिछले 2 रोज से एक दूसरे की तंसीबात पर हमले जारी हैं और अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का कागजी मुआहिदा तो मौजूद है, मगर आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल अमली तौर पर अफरा तफरी का शिकार हो गई है और इसी अफरा तफरी के बाइस आबना हुर्मुज़ में एक बार फिर तिजारती और तेल के जहाज़ों की आमदोरफ्त में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जन्म ले रहा है। अहम बात यह है कि अमरीका ने ईरान पर याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर आज सुबह ईरान के साहिली इलाकों पर फिर फजाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक अमरीकी बहरिया और फजाइया के जंगी तैयारों ने तिजारती जहाज पर ईरानी हमले के बाद आज आबना हुर्मुज़ के करीब मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की वीडियो भी जारी की है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में एक बार फिर ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी देते हुए कहा कि अमरीकी फोर्सेज ने सीज फायर की दोबारा खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, साहिली रेडार तंसीबात पर फजाई हमले किए। सदर ट्रंप ने लिखा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें। हो सकता है हमें वो काम फौजी ताकत के जरिए मुकम्मल करना पड़े जिसका कामयाब आगाज किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमरीका के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार ने भी ईरान के जवाबी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक पर मुतादिद ड्रोन और मिसाइल दागे, मगर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान या अमरीकी तंसीबात को किसी बड़े नुकसान की कोई इतला नहीं है। दूसरी तरफ कुवैत ने अपनी सरजमीन पर होने वाले ईरानी हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से बार बार की जाने वाली जारियत हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जबकि बहरीन ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक कर तबाह करने का दावा किया। बहरीनी फौज ने अपने बयान में कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इतवार को इन खतरनाक ईरानी हमलों में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद प्रोजेक्टाइल्स को रोक कर तबाह कर दिया है। यानी आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल का तनाज़ा मुसलसल जंग के शोलों को भड़का रहा है और अगर जल्द इस तनाज़े का कोई हल नहीं निकाला गया तो पूरे खित्ते का एक बार फिर उसको धचका लग सकता है। अहम बात यह है कि यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब जुमेरात को सिंगापुर के परचम बरदार कमर्शियल जहाज़ एवर लवली पर ओमानी साहिल के करीब नामालूम मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, मगर हमले से इनकार भी नहीं किया। ताहम इस हमले से पहले ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया था कि बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO की जानिब से मुकर्रर करदा रास्ते के जरिए आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक होगी और तमाम बहरी जहाज़ों को अपनी आमदोरफ्त के लिए ईरान के साथ राब्ता और हम आहंगी करनी चाहिए। अब अहम बात यह है कि ओमान, जिसके ईरान से बेहतर ताल्लुकात हैं, उसने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ओमानी साहिल के करीब जनूबी ऐलान कर रखा है, जहां से बाज़ जहाज़ों ने पिछले 2 रोज़ में गुजरने की कोशिश भी की है। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज एक बार फिर ये वाज़ेह किया कि मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ आइंदा 30 दिन के अंदर जंग से पहले की हालत में बहाल तो हो जाएगी, मगर इसका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा और इन इंतजामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर आयद होगी। इराकी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की मुदाखलत या मुतवाज़ी इंतजामात कायम करने की कोशिश न सिर्फ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएगी, बल्कि कशीदगी में इजाफा और इस अहम आबी गुजरगाह की बहाली में ताख़ीर का बाइस भी बनेगी। जबकि पिछली 2 रातों के दौरान आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। यानी अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त तो आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता देने की बात करती है, मगर सिर्फ 10 रोज़ बाद फरीक़ैन एक दूसरे पर इस याददाश्त की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगा रही है और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका
और ईरान के दरमियान कागजी मुआहदा तो मौजूद है, मगर आबना होर्मुज़ की सूरत हाल मुसलसल अफरा तफरी का शिकार है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस तंग समंदरी गुजरगाह में जहाज़ों के लिए 3 अलग अलग रास्ते सामने आ चुके हैं, जहाँ मुख्तलिफ हुक्काम दर्जनों बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनूबी रास्ता ओमान के साहिली पानियों से गुजरता है, दूसरा रास्ता जो जंग से पहले इस्तेमाल होता था आबना होर्मुज़ के वस्त से गुजरता है, जबकि तीसरा और शिमाली रास्ता ईरान के कंट्रोल में है। इस सूरत हाल ने जहाज़ चलाने वाली कंपनियों के लिए ये फैसला करना मुश्किल बना दिया है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर जहाज़ ईरान के ज़ेरे कंट्रोल रास्ते से गुरेज करते हुए ओमान या दीगर गैर ईरानी रास्तों का इंतखाब करते हैं तो इन्हें हमलों का खतरा लाहक रहता है, लेकिन अगर वो ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की हिदायत पर अमल करते हुए ईरानी रास्ता इख्तियार करते हैं तो उन्हें खदशा है कि अगर ये मुआहिदा नाकाम हो गया तो उन्हें मुस्तकबिल में मगरबी पाबंदियों, खुसूसन अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो जहाज़ अमरीकी पाबंदियों के खतरे से बचने के लिए ओमानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब से गुजर रहे हैं, जिसके बायस समुद्री हादसात का खतरा बढ़ गया है। और इसी सूरत हाल के बायस आबना होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में एक मरतबा फिर वाज़ेह कमी देखी जा रही है। समुद्री आमदोरफ्त पर नजर रखने वाली फर्म कपलर के मुताबिक बुध को इस गुजरगाह से 73 जहाज गुजरे थे। जुमेरात को गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद 54 थी, मगर जुम्मे को ये तादाद मजीद कम होकर 34 और हफ्ते को तकरीबन 10 जहाज़ों तक आ गई है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और क्या इसका कोई हल मौजूद है, इसी पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आपको क्या सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? आप जो संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम दोनों फरीक़ैन की जानिब से, ईरान और अमरीका दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या इस MOU पर अमल दरामद नजर आ रहा है आपको मुस्तकबिल करीब में, और इन सारी संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मुज़ाकरात भी साथ साथ हैं और ये वायलेशंस भी हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो शायद ना किए जाते तो बेहतर था। मिसाल के तौर पर ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अभी से अगर कुछ पाबंदियां लगानी शुरू की हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका असर सिर्फ अमेरिका पे तो नहीं है या इसराइल पे तो नहीं है, उस पर तो खलीजी रियासतें भी हैं, बल्कि सारी दुनिया मुतासर होगी। अभी सिंगापुर के जहाज़ पे अटैक हुआ था, फिर बाद में किसी और पे भी हो सकता है, दुनिया की इक़्तिसाद भी मुतासर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को जो बड़े मामला थे, अगर पीस डील हो जाती तो उसका जो ज़्यादा फ़ायदा होना था, खुसूसन जब खलीजी रियासतें जो उनके साथ पहले ही ईरान के साथ अब मामला तय करना चाह रही हैं, इसराइल से दूर हो रही हैं, इसराइल पूरे इलाके में तनहा होता जा रहा है, ये इतना बड़ा डिविडेंड है, इतना बड़ा फ़ायदा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहती तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरीके से वो अमेरिका की तरफ से जो लेबनान में किया गया है, सीज़ फायर करवाया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म करें। तो बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह और लेबनान की जो हुकूमत है उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो वो भी कोई मसले का हल तो जो नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से मसाइल हैं, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि ये बहरहाल MOU के ऊपर भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक ये मुआहिदा किसी ना किसी तरीके से आगे चलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके रिजल्ट्स के बाद ऊपर डिपेंड करेगा कि अमेरिका इसको मजीद सीरियस होता है कि नहीं होता। इसलिए ये जो विंडो है ये 2-3 महीने की, इसमें मेरी अपनी राय तो शायद ये होती, और शायद हमारे मीडिएटर भी उनको यही बताएं कि ईरान को कि अभी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टच ना करें, इसको चलने दें, ताकि बाकी का जो मुआहिदा है लेबनान का खुसूसन सिक्योर कर लें और बाकी सारा मुआहिदा मुकम्मल कर लें। तो ये बजाते खुद इस इलाके में अगर अमन आ जाता है तो ये कहीं ज़्यादा बड़ा गेन है, बजाय इसके कि दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला इस वक्त खोला जाए। जी यही सवाल मेरे साहब आपके सामने भी रखेंगे। आप एक तरफ संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला है और दूसरी तरफ MOU पर अमल दरामद एक चैलेंज तो नहीं बन जाएगा आने वाले वक्त में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, चैलेंज तो रहेगा, चैलेंज तो उस वक्त तक रहेगा कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ ईरानियन लीडरशिप, ख़ास तौर पे जो IRG लीडरशिप है, जो मुझे कभी कभी फील होता है कि वो इस वक्त लीड में है। इवन जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके होते हुए भी वो भी प्रॉबली ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो IRG को, ये 100% जो कंट्रोल अली खamenei साहब का था, शायद वो यहाँ पर वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बट एनीवेज
दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दोनों के बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, दोनों ने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं, हार्ड लाइनर्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहाँ पे हार्ड लाइनर्स के साथ साथ इसराइल भी शामिल हो जाता है, उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। बट अगर दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर जिस तरह एजाज चौधरी साहब ने इशारा किया, उनको उनको इन इंसेंटिव से पूरा फायदा उठाना चाहिए। ईरान को अगर $300 बिलियन अप फ्रंट लोड हो रहा है, $100 बिलियन अनफ्रीज हो रहा है, $1 बिलियन पर वीक का अगर उनका ऑयल की तरसील हो रही है, तो वो एक सादा सा मिसाल ये है कि आप मुर्गी खाने के बजाय, वो मुर्गी को जबा करने के बजाय आप अंडे जो सोने के मिल रहे हैं ना उन पे इक्तफा करें। देखिए दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला कर रहे हैं कि दे वांट पीस और दे डोंट वांट पीस। फिर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उस अमेरिका की वॉर के बाद उन्होंने इस रीजन के अंदर भी अपना रीसेट करना है। अगर उन्होंने ये एडवांटेजेस, ये नहीं है कि उनको एडवांटेजेस मिल जाएंगे तो उनके हालात बड़े साजगार हो जाएंगे, दे विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि उसका वो इकोनॉमिक बेनिफिट पूरा एक्रू कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ मैं जिस तरफ इशारा करना चाहूँगा कि वो माजी और पास से ना अमेरिका निकल रहा है ना ईरान निकल रहा है। अभी इराक में भी जो विजिट हुआ राक्ची साहब का, तो वो कासिम सलमानी साहब जहाँ पे शहीद हुए हैं उनके उस लोकेशन पे विजिट करने गए। दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि जो ईरान बार बार कह भी रहा है और प्रोमिनेंटली कह रहा है कि हम ये शहादतें जितनी भी हमारी हुई हैं, ख़ासतौर पे जो सुप्रीम लीडर की अभी शहादत हुई है, ना इसको भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। अब दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट इन अ वे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। पहले मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन हुआ, रीजन में गई जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर, जिसने इम्पेक्ट किया इनके फ्यूचर के रिलेशंस को। और अगर ये पॉलिसी लेकर आगे चलेंगे तो चैलेंजिंग तो ज़रूर रहेगा। बट आई थिंक हुर्मस को फॉर द 60 डेज एटलीस्ट इन्वायरमेंट ऐसी अच्छी रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CBMs ऑन ग्राउंड हो जाएं, दोनों साइड्स का फिर कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाएगा। बट अभी तक वो टू बी वेरी ऑनेस्ट आइडियल एक एक चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। तो एजाज चौधरी साहब, MOU की शिक में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि MOU के फौरी बाद गुजरगाह को, जिसको आप नायर हुर्मुज़ कहते हैं, आज़ादाना तौर पर खुल जाएगी, तमाम तर मामलात पर अमल दरामद होगा। आपके ख्याल में MOU की इस वक्त खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है? क्या वो अमरीका खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान? ये ज्यादातर तो अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी ये जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो मसाइल खड़े किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो नहीं करने चाहिए। देखिए वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर शिप को ये कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ के और उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे हम आपको बता रहे हैं, यानी आप जरा सा भी डिविएट करेंगे तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिस तरह उन्होंने किया। और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसके ऊपर जवाब दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ईरान के लिए वो जो अभी जनरल साहब कह रहे थे एनवायरनमेंट, पहले वो जो बड़ी एनवायरनमेंट है वो उनके हक में है, उनका फायदा है। देखे ना कितनी खलीजी रियासतें हैं जो हमेशा से ईरान को अपना दुश्मन समझती थी, इवन इसराइल को अपना एक किस्म का इत्तेहादी कुछ मानने लग गई थी उनमें से। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नहीं, ईरान एक बड़ी कुव्वत है, इस इलाके की कुव्वत है, साथ में पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि एक नया एनवायरनमेंट बनना है यहाँ पे, लिव एंड लेट लिव का, पुरअमन बकाए बाहमी का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। अब ईरान को उस पर तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसका मतलब ये कि MOU के बाकी सारे नुकात जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरह ना बंद करें, क्योंकि अगर ये बंद करना शुरू किया तो फिर वो सारी दुनिया को एक किस्म का अपना दुश्मन बनाएंगे। नहीं देखिए, क्योंकि सबके शिप्स गुजरने हैं वहाँ से, तो ये तो कोई बात ना हुई कि जनाब हर एक को आप जनाब इस वो करेंगे। ये मेरा नुक्ता ये है कि ईरान को ये शायद मीडिएटर्स जो हैं ये बताएं कि जनाब आप बड़ा फल खाएं, ये छोटे छोटे जो है ना मामला हैं इनकी तरफ अभी आप ना जाएं, एनवायरनमेंट को बनने दें और वो उसी सूरत में होगी और चलें। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका है, उसके लिए भी बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, तो ये कशमकश और वो तो लगी रहती है, टग ऑफ वॉर तो लगी रहती है। लेकिन ईरान बिल अमूम, इसराइल इस वक्त तनहा हो रहा है बिल अमूम, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के में पहली बार हम दरार देख रहे हैं। तो ईरान के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद हो कि इस दरार को मजीद गहरा कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल बगैर अमेरिका की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। तो गोया इसराइल को अगर आप अपने उसका खतरा खत्म कर दें तो आपको कहीं ज्यादा फायदा है। ये मेरा मतलब मेन नुक्ता मेरा ये है इस हवाले से। जी से यही पॉइंट जनरल साहब आपके सामने रखेंगे, MOU की खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है, अमेरिका या ईरान? देखिए इंटरप्रिटेशन का मसला है, दोनों उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो अपने हक में करना चाहते हैं, ताकि वो जो
डायलॉग के टेबल के ऊपर जो मैक्सिमम बेनिफिट्स एक्रू करना चाहते हैं फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, तो इंटरप्रिटेशन का मसला है। इसको हम किसी एक पार्टी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। देखिए, पहली वायलेशंस, इसको ज़रा हुर्मस की जो वायलेशंस हैं इसको अगर आप देखें तो फिर लेबनान के अंदर भी वायलेशंस हो रही हैं। जो पहली शिक है जहाँ सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ऑलरेडी जब वंस हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं इंक्लूडिंग लेबनान, तो वेस्ट बैंक में तो इसराइल बैठा हुआ है, वहां पे वो करते हैं। हुर्मस के बीच में लीवरेज क्रिएट करने के लिए ईरानियंस जो है वो जो शिप्स के ऊपर हो रहे हैं, प्रॉब्ली यहाँ पर भी टेस्ट किया गया ईरान को कि अगर हम ओमानी कोस्ट के साथ हग करके यहाँ से ट्रैफिक बहाल कर दें तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, ईरान की इंटरप्रिटेशन, इसको वो ईरानियन वाटर्स कहते हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन जो बाकी दूसरी पार्टीज है वो इसको करते हैं जी ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और पहले भी इसी इंटरनेशनल वाटर्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक्शन होता रहा। देखें, एक सिचुएशन को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कार्ड है जी हुर्मस का, ये ईरान के पास पहले बहुत अरसा पहले से डिस्कस हो रहा था, एक उनके पास था। उसके फॉर और अगेंस्ट में लोग बहुत होते थे। जो इसके अगेंस्ट थे इसको यूज़ करने, वो यही कहते थे कि वी विल सीक वॉर, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर देगी। अब जब अच्छा न्यूक्लियर का भी जब परसू करना था ईरान ने, तो कई स्कूल ऑफ थॉट वहां पे ऐसा ही था, ज्यादातर लोग जो कहते थे कि जी हमें नहीं करना चाहिए कि वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। आप जेसीपीओ से निकल गए, जो एक बाइंडिंग के ऊपर एक सख्ती थी या जो चीज चल रही थी, जब निकले हैं तो उन्होंने परसू करना शुरू कर दिया। जो लोग वॉर से डर रहे थे, अब वो ये कहते, जो वॉर से नहीं डर रहे थे और कहते थे हमें परसू करना चाहिए न्यूक्लियर में भी और हॉर्मस को यूज करनी, वो अब कहते हैं अब तो वॉर हो गई है। तो वॉर होने के बाद अब ईरान ने मैक्सिम वो पोजीशन ये ले लिया कि मैं अब जी। पूरा फायदा उठाऊंगा, जिस चीज का मुझे डर था दैट हैज सही। हैपेंड। और उनकी असेसमेंट यही है कि अमेरिका विल नॉट गो बैक टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, वरना हम और फिर कॉस्ट क्रिएट कर देंगे थ्रू इकोनॉमिक प्रेशर। तो इन्वायरमेंट चेंज हुई है, अब उसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जी। स्टेबिलिटी और पीस की तरफ जाना है, दोनों को इंसेंटिव देना पड़ेंगे। ये सख्तियों से या खींचातानी से, वो लूट मार आखिरी आखिरी बचत करने से कोई इनको फायदा नहीं ठीक। मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। एजाब, आप दोनों ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया।